नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनाया हर्षवर्धन को बचाने के लिए आ जाती है और अंदर का माहौल देखकर गुस्से से उसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो जाते हैं और वह गार्ड्स को गुस्से में डांट देती है। दरअसल जब हर्षवर्धन को ड्रग दिया गया तो उसके शरीर में बदलाव होने लगे थे और उन बदलाव की वजह से हर्षवर्धन के हाथ में पहनी हुई घड़ी में हर्षवर्धन की फिजिकल कंडीशन अब नॉर्मल दिखने लगी थी, जिस वजह से अनाया को इमरजेंसी अलर्ट मिल चुका था। उसने हर्षवर्धन को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन वह फोन उठा नहीं रहा था। ऊपर से उसने रोबोट रेन को स्थिति की जांच करने को कहा, तो जो कुछ भी उसे पता चला उस वजह से वह गुस्से में थी और बिना कुछ सोचे समझे अपने गार्ड्स के साथ पार्टी में आ गई। पहले तो वह पार्टी में नहीं आने वाली थी, भले ही उसे विक्की ने इनवाइट किया था, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था ऐसी पार्टी में आकर अपना चेहरा दिखाने का। लेकिन अब सिचुएशन लगती है उसका पति खतरे में था, इस वजह से वह बिना कुछ सोचे समझे पार्टी में आ गई थी और लोगों की नज़र उस पर ना पड़े इसलिए वह पीछे के रास्ते से आई थी। और जैसे ही वह यहाँ पहुंचे उसने सभी गार्ड्स को बाहर खड़ा देखा और वह बिना देरी के अंदर चली गई। अंदर का माहौल देखकर उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि अंदर हर्षवर्धन खुद को जूही से दूर करने की कोशिश कर रहा था और जूही बिना कपड़ों के हर्षवर्धन के नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। दिखने में यह ऐसा लग रहा था जैसे जूही हर्षवर्धन के साथ जबरदस्ती कर रही हो। अनाया जूही को सबक सिखाकर हर्षवर्धन को सहारा देते हुए बाहर जाने लगी, लेकिन जूही अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो आगे आए और अनाया को हर्षवर्धन से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम घटिया लड़की, तुम मेरे हर्ष को कहाँ ले जा रही हो? दूर रहो उससे। तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं? ये सब कुछ देखकर तो अनाया के अंदर का शैतान जाग गया। भले ही वहां खड़े हुए गार्ड्स ने सिर्फ एक ही नज़र अंदर का माहौल देखा था, जूही को बिना कपड़ों में देखकर उन सब ने अपना चेहरा फेल लिया था, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी टफ ट्रेनिंग मिली थी और वह इस तरह से औरतों को देखने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अनाया और उसके साथ आई हुई उसकी सेक्रेटरी बेला को इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेला जो पहले ही अंदर का नज़ारा देखकर घिन महसूस कर रही थी, वो जूही को पकड़कर दूर फेंक देती है। उसकी ताकत भी अनाया की तरह काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उसने भी काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की हुई थी। जूही इस वार के लिए तैयार नहीं थी, वह किसी कटी पतंग की तरह दूर जाकर गिरती है। अनाया पहले ही हर्षवर्धन की हालत चेक कर चुकी थी। वह जानती थी कि हर्षवर्धन खुद को ज़्यादा वक्त कंट्रोल करके नहीं रख सकता। वह पास खड़े हुए हर्षवर्धन के सेक्रेटरी से बोली, होटल का पेंट हाउस हमारे लिए बुक करो, पता करो कि इन सब में कौन कौन शामिल था। कल तक मुझे हर किसी का काला चिट्ठा मेरे हाथों में चाहिए। ये कहते हुए वो काफ़ी खतरनाक लग रही थी। सेक्रेटरी रजत भी सिर झुककर बोला, जी मैडम, हो जाएगा। फिर एक नज़र बेला की ओर देखकर बोली, इसकी शरीर में कुछ ज़्यादा ही गर्मी बढ़ रही है, इसलिए तुम्हारी बॉस की चीन पर नज़र डालने की हिम्मत की है। उसके शरीर की सारी गर्मी उतारो। बेला भी अपने मास्टर के कहने का मतलब समझ चुकी थी। वो गंभीर आवाज में जूही को घिन भरी नज़रों से घूरते हुए बोली, ऐसा हो जाएगा मास्टर। अनाया भी कुछ गार्ड्स के साथ हर्षवर्धन को तुरंत पेंट हाउस में ले गई। अनाया जैसे ही पेंट हाउस के कमरे को अंदर से बंद करती है, क्योंकि वह जानती थी कि अब आगे हर्षवर्धन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हर्षवर्धन जो खुद को काफ़ी मजबूर कर रहा था, वह पेंट हाउस में पहुंचकर एक झटके में अपनी शर्ट को फाड़ देता है और अनाया को खुद के नज़दीक कर लेता है। अनाया, जिसे पहले ही पता था कि आज उन दोनों के बीच क्या होने वाला है, वह खुद को इस चीज़ के लिए पहले ही तैयार कर चुकी थी, क्योंकि उसने हर्षवर्धन की नब्ज चेक कर ली थी और उसे पता था कि हर्षवर्धन को जो ड्रग दिया गया था, इसका कोई एंटीडोट नहीं है और अगर वह एक्यूपंक्चर करती तो हर्षवर्धन पर उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यह ड्रग काफ़ी यूनिक तरह का था। शुरुआत में दौर की वजह से इंसान के शरीर में काफ़ी कमज़ोरी सी महसूस होती है, लेकिन अगर वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो उसके अंदर की ताकत धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है और एक पल ऐसा आता है कि वह इंसान जानवर बन जाता है। हर्षवर्धन के साथ भी वही हो रहा था। अगर अभी उसने किसी के साथ प्यार नहीं किया तो हर्षवर्धन की शारीरिक ताकत इस हद तक कम हो जाएगी कि उसके अंदरूनी अंग कम करना बंद कर सकते हैं। अगर कोई कमज़ोर इंसान होता तो इस हालत में मर भी सकता था।
क्योंकि यह ड्रग काफी खतरनाक था। ऐसा नहीं था कि अनाया इसका एंटीडोज नहीं बना सकती, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था। वो तुरंत हर्षवर्धन को वॉशरूम में ले गई और शावर के नीचे खड़ा करके उसके कपड़े निकालने लगी। हर्षवर्धन भी बिल्कुल वैसा ही करता है और किसी भूखे भेड़िए की तरह अनाया को चूमने लगता है। हालांकि उसकी ताकत अभी भी इतनी ज्यादा नहीं थी ड्रग की वजह से, लेकिन फिर भी वह काफी मजबूत था। आज अनाया भी उसका पूरा साथ देती है। आज हर्षवर्धन के किस में वह प्यार, वह अपनापन महसूस नहीं हो रहा था जो अक्सर होता था जब वो करीब आते थे तब। आज उसके किस ने एक तरह का जिद्दीपन था, कुछ ऐसा जैसे वो किसी पर हक जता रहा हो। आज हर्षवर्धन किसी भेड़िए की तरह अपनी बीवी को नोच रहा था। वो पूरे शरीर को चूम रहा था और काट रहा था। कहो कहीं तो हर्षवर्धन के काटने से खून भी आ रहा था, लेकिन अनाया सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वह जानती थी कि हर्षवर्धन ये सब कुछ होश में रहकर नहीं कर रहा था, क्योंकि जब से वो दोनों पहली बार भी प्यार किया था और एक हुए थे, तब भी हर्षवर्धन ने खुद को काफी हद तक रोक लिया था। उसे पता था कि अपनी बीवी को प्यार कैसे करना है, लेकिन आज वो पूरी तरह से होश में नहीं था और अनाया को काट रहा था। थोड़ी देर में अताना बेडरूम में थी। वह अनाया की पूरे शरीर पर जगह जगह पर काट रहा था, जैसे वह अपनी मोहर अनाया पर लगा रहा हो। अनाया भी उसका पूरा साथ दे रही थी और उसके काटने से जो दर्द हो रहा था उसे बर्दाश्त कर रही थी और उसे शांत कर रही थी। हर्षवर्धन पहले काफी जेंटल तरीके से उसके अंदर इंटर करता था, आज उससे बिल्कुल उलट। वो किसी जानवर की तरह उसके अंदर इंटर करता है, जिसे अनाया की एक चीख निकल जाती है और वो इसे बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन हर्षवर्धन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। पूरी रात अलग अलग पोजीशन में और अलग अलग जगह पर अनाया को प्यार करने में बीता दी। वो दोनों जैसे जैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ संबंध बनाते हैं, वैसे वैसे हर्षवर्धन की ताकत बढ़ती जाती है। सुबह के 4 बजे तक अनाया दर्द, थकान और डर से बेहोश हो गई थी। फिर भी हर्षवर्धन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेहोश होने के बाद भी फोन करता रहा। इस वजह से अनाया की लोअर बॉडी से खून भी निकलने लगा था, लेकिन हर्षवर्धन को किसी भी चीज का होश नहीं था। वो अपनी बीवी को तकरीबन सुबह के 6 बजे को छोड़ता है और फिर उसके ऊपर ही सो जाता है। ये रात उन दोनों के लिए ही काफी मुश्किल थी। वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में घुसे हुई सो जाते हैं। वैसे तो सोया हुआ तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी हीरोइन अनाया काफी वक्त पहले ही बेहोश हो चुकी थी। दूसरी ओर बाहर पार्टी काफी देर रात तक चली थी, इस वजह से ज्यादातर लोग वहीं रुक गए थे। और ऐसी बिजनेस पार्टी में यह कहाँ रूल होता है कि काफी ज्यादा बिजनेसमैन अपने मजे के लिए लड़कियों के साथ रातें बिताते हैं और उन्हें खुश करते हैं। इस पार्टी में भी कई सारी एक्ट्रेस और मॉडल आई थी, जो अमीर बिजनेसमैन को अपनी ओर आकर्षित करके इसी होटल के किसी कमरे में उनके साथ रात गुजार रहे थे। और ऐसी पार्टी के बारे में रिपोर्टर्स को भी और अच्छे से पता होता है। वो भी काफी उत्सुक होते हैं किसी का स्कैंडल चेक करने के लिए। क्या उठने के बाद हर्षवर्धन खुद को माफ कर पाएगा और क्या अनाया माफ करेगी अपने पति को? केस बदला होगा रावत कपल। होटल के कमरे में अगले दिन होटल के अंदर एक रिपोर्टर्स का पूरा झुंड आ जाता है। उन्हें किसी ने फोन करके खबर भेजी थी कि एक बिजनेस टाइप को आज किसी लड़की के साथ ये देख गया है और आज वो रंगे हाथ पकड़ा जाने वाला है। और ये न्यूज़ टीवी रिपोर्टर्स के लिए काफी काम की थी, इसीलिए वह सुबह सुबह ही होटल पहुंच गई थी। उन लोगों को कमरा नंबर भी पता था। हालांकि अगर लोगों को पता होता कि वह लोग जिस इंसान के बारे में न्यूज़ बनाने के लिए आए हैं वह हर्षवर्धन रावत है, तो वह लोग होटल में कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि देश में कोई भी न्यूज़ हर्षवर्धन की इजाज़त के बिना पब्लिश नहीं हो सकती थी। और किसी भी रिपोर्टर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हर्षवर्धन के बारे में कोई भी न्यूज़ पब्लिश कर सके। रिपोर्टर्स का पूरा ग्रुप एक वेटर को रिश्वत देकर मास्टर कार्ड लेकर कमरे के अंदर घुसता है। उन लोगों को आज एक बड़ी न्यूज़ मिलने की आशंका थी, जिस वजह से वह सब के सब एक साथ फोटो खिंचाने लगते हैं ताकि कोई भी मोमेंट उनसे छूटे नहीं। लेकिन अंदर का माहौल देखकर तो उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें तो लगा था यहाँ पर कोई अमीर बिजनेस में होगा किसी एक्टर्स के साथ, लेकिन वहाँ कहानी तो बिल्कुल उलट थी। वहाँ पर कुल 4 लोग थे, जिनमें से एक लड़की थी और 3 आदमी थे। इतना घटियापन देखकर तो रिपोर्टर को भी शर्म सी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वह अपने काम से पीछे नहीं हट सकते थे। वह तुरंत फोटो खींचने लगी।
हालांकि उनमें से किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि यह जरूर कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा। वहां का शोरगुल बढ़ने की वजह से बिस्तर पर लेटे हुए लोगों की भी आंखें खुल गई। जो 3 आदमी थे वह आलस भरी नजरों से इधर उधर देखते हुए अपनी जगह पर खड़े हुए। उनकी हालत देखकर तो वहां खड़े रिपोर्टर्स को घिन सी महसूस हुई, क्योंकि वहां पड़े हुए तीनों आदमी मिडिल एज थे, जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उनके शरीर पर जगह जगह पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। बड़े बड़े नाखून मिट्टी से भरे हुए थे और बालों में तो कचरा लगा हुआ था। ऊपर से पूरे शरीर पर अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे वह कोई भिखारी हो। और सच में ये सच था, वह लोग भिखारी थे, लेकिन वहां जो लड़की थी उस बारे में वह लोग कुछ नहीं जानते थे। उनमें से किसी रिपोर्टर ने घिन भरी आवाज में कह दिया, यहाँ पर तो कोई बिजनेसमैन होने वाला था, हमारा रस वक्त बर्बाद हो गया। एक और बोला, क्या बकवास है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक औरत बोली, तुम यह नहीं देख रहे कि बिस्तर में अभी भी एक लड़की लेटी हुई, शायद वो कोई खास हो जिसे हमें न्यूज मिले। आवाजों को सुनकर वो लड़की भी जग गई और इतने से लोगों को देखकर वो गुस्से ने बोली, मैं यहाँ कैसे आई? उसके ऐसा कहते हो? उसके ऊपर पड़ी हुई चद्दर गिर जाती है, जिस वजह से उसका बिना कपड़ों के ऊपर का शरीर सबके सामने आ जाता है और हर कोई अविश्वास में उसको देखने लगते हैं। भला कौन सुंदर और हॉट लड़की को देखना नहीं पसंद करेगा? लेकिन वो फोटो खींचना नहीं भूले थे। तरह फोटो खींचने की फ्लैश लाइट की वजह से बिस्तर पर बैठी हुई लड़की भी होश में आती है। वह डरते हुए चादर को अपने ऊपर लपेटकर परेशान आवाज में बोली, तुम लोग अंदर कैसे आए? तुम मेरी तस्वीर क्यों खींच रहे हो? इसमें हर्षवर्धन की कोई गलती नहीं है, वह नशे में था, आप हमारी तस्वीर मत खींचिए। लेकिन वह सामने से इनडायरेक्ट हर्षवर्धन को सबके लिए ब्लेम कर रही था। वही हर्षवर्धन का नाम सुनकर सभी रिपोर्टर सदमे में आए। वह अजीब नज़र से उसे लड़की को देखने लगे। अब तक तुम मेरी रीडर समझ चुके होंगे कि यह लड़की कोई और नहीं जूही थी, और वह भी 3 भिखारी के साथ। लेकिन जूही पिछले रात नशे में थी, जिस वजह से उसे अभी भी अच्छे से याद नहीं है कि पिछले रात क्या हुआ था, और उसके हिसाब से तो उसने पूरी रात अपने होने वाले पति के साथ बिताई थी। इसलिए वह सुबक सुबक कर इस तरह की एक्टिंग करने लगी। तभी एक लेडी रिपोर्टर जिसे हर्षवर्धन जूही का मजाक उड़ाते हुए बोली, लगता है आप कुछ ज्यादा ही सपने देखती है, इस हालत में भी आप अपने मुंह पर मिस्टर रावत का नाम लेने की हिम्मत कर रही है। ये सारी आवाजें जूही को अजीब लगी, लेकिन फिर उसे लगा कि वह रिपोर्टर डर रही होगी, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रही होगी। तभी जूही एक्टिंग करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। तो इस तरह से बात क्यों कर रही हो? ये सुनकर एक रिपोर्टर हंसते हुए जूही का मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है मिस जूही का टेस्ट कुछ ज्यादा ही बकवास है, वह भी एक नहीं 3 लड़कों के साथ, एक ही साथ, ऊपर से वह भी इतनी घटिया आदमी के साथ। ये सुनकर जूही, जो अब तक झूठा रो रही थी और उसने आसपास का माहौल नहीं देखा था, वह भी होश में आ गई और तुरंत इधर उधर देखने लगी। जिसे वह जानना चाहती हो कि वह आदमी कह क्या रहा है, वह तुरंत इधर उधर देखती है तो उसकी नर्सरी पास बिस्तर पर बैठे हुए 3 आदमियों पर जाती है, और अधेड़ उम्र के 3 आदमियों को देखकर जूही को गुस्सा आने लगा, खास करके उनकी हालत देखकर। वह बिना कपड़ों के जूही के साथ बिस्तर पर बैठे हुए थे। जूही गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम लोग कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ये सुनकर उनमें से एक आदमी उसे देखते हुए बोला, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम ही थी जो हमारे साथ जबरदस्ती कर रही थी और हम दोनों को चिपक रही थी, अब इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? मानते हैं सड़क पर रहते हैं, लेकिन हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, तुम खुद हमारे साथ सोई थी, अब इतने नखरे क्यों दिखा रही हो सबके सामने? ये सुनकर तो जून की सदमे में जा चुकी थी। जूही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने में से कोई उसके दिल को निकाल रहा हो। ये बस बकवास कर रहे हैं, तुम घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलकर वह जोर का एक थप्पड़ उस आदमी को मार देती है। वही ये देखकर तो वह आदमी गुस्से में आ गया। वो जूही को खींचते हुए गुस्से में बोला, तुम दो कौड़ी की औरत, तुम्हारी खुद की कोई इज्जत तो है नहीं। हम भले ही भिखारी है, लेकिन हमारा भी एक स्टेटस है, तुम जैसे वाहियात नहीं है, इसलिए अगली बार जाने मार की कोशिश मत करना। वो खड़े होते हैं और बेशर्म की तरह अपने कपड़े पहनने लगते हैं। वैसे भी रास्ते पर कपड़े बदलना उन लोगों के लिए आम बात थी और उन्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ा।
लेकिन अब तक जूही पूरी तरह से बौखला चुकी थी। उसे तो लग रहा था कि वह हर्षवर्धन के साथ सोकर उसे अपना बना लेगी, फिर वह उसके साथ शादी करेगी। लेकिन उसके सारे सपने टूट गए। इस बहस से कई सारे और अमीर लोग भी बाहर आ गए, जो इस होटल में ही रात को रुक गए थे। थोड़ी ही देर में जूही के कमरे का बाहर काफी सारे लोग नजर आने लगे, जिसमें सहगल परिवार भी था। अंदर की सिचुएशन देखकर तो सहगल परिवार के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि समझदार दिखने वाली जूही कभी कोई ऐसा काम कर सकती है। आसपास खड़े और अमीर आदमियों के बीच समग्र परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उनकी प्रतिष्ठा को चुकी थी। वही अमीर औरतें तो चूहे को घिन भरी नजरों से देख रही थी और बोल रही थी, कल तो कितनी पार्टी में इतरा रही थी, जैसे वह कहीं की राजकुमारी हो। आज उसकी असलियत भी देख ली। सच में लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। पता नहीं और कितने भी गलत काम कर चुकी होगी और सबके सामने जैसा दिखा रही है को वो दैनिक है जिसे वह इस दुनिया में सबसे महान इंसान है। जूही रो रही थी। ऊपर से इसकी बेशर्मी तो देखो, खुद को हर्षवर्धन के साथ इमेज कर रही है। इसकी औकात तो मिस्टर रावत की पैरों की धूल बराबर भी नहीं है और चली थी उनके साथ सोने के लिए। अच्छा हुआ इसके साथ यही होना चाहिए था। वही उनकी बातें सुनकर तो सहगल परिवार का हेड गुस्से से पागल हो रहा था। क्या जूही बच पाएगी इस साजिश से? क्या जूही आगे बढ़ पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।